नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। तो लेक्चर 4 में हमने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया हमने? लेक्चर 4 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉज का ये बात किया कि उनमें क्या क्या कॉमन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं लेबर्स के लिए, हमने ये बात किया। अब लेक्चर 5 में हम बात कर रहे हैं 4 लेबर कोड्स के बारे में कि पहले क्या कमियां थी जो गवर्नमेंट को 4 लेबर कोड्स लाने पड़े। ठीक है, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कमियां कुछ ये थी, मैं नॉर्मली एक समरी के तौर पे दे रहा हूँ। कमियां ये थी कि पहले विमेंस को नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया जाने दिया था। इसमें जो 4 लेबर कोड्स है इसमें दिया जाने लगा विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ दिया जाने लगा, ये पहला। सेकेंड, वेज प्रॉपरली डिफाइंड हो गया अभी इसमें। ठीक है, इसमें प्रॉपर वेज डिफाइन हो गया। थर्ड में क्या है? थर्ड में यहाँ पे जो वर्कर्स है ना, पहले 100 वर्कर्स थे, किसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में 100 वर्कर्स थे, तभी लेस एंड रिट्रेंचमेंट कर सकते थे। अभी उसको बढ़ा के 300 कर दिया। ओके, नेक्स्ट 4 यहाँ पे गिग वर्कर्स को रिकॉग्निशन मिला। पहले गिग वर्कर्स को जानते भी नहीं थे क्या होता है गिग वर्कर्स, लेकिन अभी इसमें गिग वर्कर्स को रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे और क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या प्रोविजंस है वो इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं लेबर कोड्स के बारे में। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ओके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, कोड ऑन वेजेस एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात ये करते हैं कि पहले टोटल 29 लेबर कोड्स थे, पहले टोटल 20, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे वो, पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। अलग अलग प्रावधान के लिए अलग अलग प्रोविजंस देखने पड़ते थे, अलग अलग प्रोविजंस देखने पड़ते थे अलग अलग इश्यूज के लिए। ठीक है, तो अभी सबस्यूम करके 4 लेबर कोड्स में इवॉल्व कर दिया, यानी तब्दील कर दिया। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? वेजेस के लिए दिया गया, सोशल सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए दिया गया है। यहाँ पे लेबर्स और एम्प्लॉयर की बात करेंगे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे देखा जाए लेबर कोड्स 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, कोड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ 2020। ठीक है, तो 4 लेबर कोड्स में यहाँ पे कुछ दिया गया कि मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट वेज, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो टोटल कितने थे? कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में कितने? 4 एक्ट सब्स्यूम किए। ये आपको क्लियर तो है ना? अगर क्लियर नहीं तो मैं थोड़ा इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो कोड ऑन वेजेस एक्ट में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 में कितने हैं? ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इन सब को सब्स्यूम करके इसमें बनाया गया। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एक्ट 2020, इसमें टोटल 16 एक्ट्स ऐसे थे जिसको इसमें सब्स्यूम किया गया। क्या क्या है वो? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट है, डॉक वर्क, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा। द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन रेट वेजेस एक्ट 1958, ये सब है। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, यहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, यहीं पे गिग वर्कर्स को रिकॉग्निशन मिला है। ओके, तो बात करते हैं द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952, द एम्प्लॉयज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी 2008। तो चलिए बात करते हैं पहले वेज कोड एक्ट 2019 की बात करते हैं। ऑफ कोर्स रेगुलेट bonus payment across all sectors including industry, trade, business, manufacturing,
ठीक है, और कौन से जो एक्ट है उनको रिपील किया, ठीक है, इनको इस एक्ट को उसमें सब्स्यूम किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है लेबर्स के वेजेस के बारे में। सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो वेजेस है ना, जो वर्कर्स है उनके वेजेस के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे मेन एंड वुमेन को इक्वल वेजेस देने की बात की गई है, ठीक है, मेन एंड वुमेन को इक्वल वेजेस देने की बात की गई है। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने ये जो लॉ है, जो 4 लेबर लॉस है, 4 लेबर इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, ओके, ये एक्ट बन चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक नॉट ऑल स्टेट हैव लेकिन सारे जो स्टेट उन्होंने अभी तक इसको अप्लाई करके नोटिफाई नहीं किया है। पार्लियामेंट से लॉ पास हो गया लेकिन सारे स्टेट ने अभी तक इसको एक्सेप्ट करके अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई किया है। मतलब कुछ कुछ स्टेट में अभी तक पुराने लॉस चल रहे हैं, हालांकि पुराने लॉस रिपील हो चुके हैं, लेकिन स्टेट्स क्या बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, हम ताकि इन लॉस को कोडिफाई कर सकें, है ना, कि हम इन लॉस को कोडिफाई कर सकें, जो जितने भी लॉ है। तो नॉट ऑल स्टेट हैव नोटिफाइड, मतलब अभी भी प्रोसेस में है। कब आया है? 2019 में आया है। अभी तक देख रहे हो 5 साल हो गए, 5 इयर्स, लेकिन अभी तक ये जो लॉस है, जो भी लॉ है अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए और सारे स्टेट में अप्लाइड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले इसमें रेगुलेट्स मिनिमम वेज एक्ट को रिपील किया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेगुलेशन 19। अब यहीं पे मैन एंड वुमेन का इक्वल पे फॉर इक्वल राइट। आपको पता है हमने पिछले सेशन में बात किया था किसके बारे में? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, उसमें बात की था हमने। उसमें डीपीएसपी का आर्टिकल 39 देखा था, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 देखा, ठीक है, आर्टिकल 39 डीपीएसपी प्रोविजन जो वेज कोड एक्ट 2019 है इसमें अप्लाई किया गया। तो इसके कुछ की प्रोविजंस हैं, हम देखते हैं क्या क्या की प्रोविजंस है। हालांकि जो बेसिक है मैंने बता दिया। यहाँ पे जो वेज है ना, वेज को डिफाइन किया गया, प्रॉपर डेफिनेशन मिला है वेज को कि कितने दिन में मिलना चाहिए। अगर वेज है, ठीक है, कम अगर एम्प्लॉय है तो 7 डेज में मिल जाना चाहिए। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, ज़्यादा वर्कर्स है, ज़्यादा लेबर्स है तो 10 दिन में मिनिमम वेज मिल जाना ही चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। सैलरी क्या होता है? मंथली रहता है। वेज क्या रहता है ना, वेज जो लोकल वर्कर्स रहते हैं ना, लेबर्स, उनको दिया जाता है वेज, ठीक है। और वेज डेली बेसिस पे भी रहता है, ठीक है, जो वेजेस रहता है वो डेली बेसिस पे रहता है, मंथली बेसिस पे रहता है और वीकली बेसिस पे भी रहता है, ठीक है। सो कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। द वे कोड ऑफ वेज 2019, ओके, ये सारे कोड रिपील हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रोविजंस, ठीक है। उससे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके, अदरवाइज मे भी आप लोगों को शायद से दिखेगा नहीं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो प्रोविजंस क्या है कि प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कवर अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉय सेंटर और स्टेट दोनों के लिए अप्लाई है। कौन सा एक्ट? ये वाला वेज कोड 2019, ठीक है। फ्लोर वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज सेट करेगा, मतलब इसके नीचे कोई भी स्टेट, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, उसके नीचे वेज नहीं दिया जा सकता। कोई स्टेट उसके नीचे सेट नहीं कर सकता कि सेंटर ने 300 बोला है या 500 बोला है तो महाराष्ट्र बोलेगा कि नहीं हम 350 देंगे। अगर 500 फ्लोर वेज है तो आपको 500 मिनिमम देना चाहिए। आप चाहे तो 550 कर सकते हैं, 550 कर सकते हैं, ठीक है, 600 कर सकते हैं, लेकिन 500 से नीचे नहीं। ये है अपना फ्लोर वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम वेज फिक्सेशन। एम्प्लॉयर्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग बिलो मिनिमम वेज।
जो फ्लोर वेज है उसके नीचे एम्प्लॉयर पे नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, कि इसका मतलब आप लेबर्स का हनन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट ओवर टाइम कंपनसेशन की बात की गई है, मतलब यहाँ पे बात किया गया है कि जो कंपनसेशन ओवर टाइम का वो आपका जो वेज है डेली वेज का उससे 2 गुना ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, डिफाइन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम वेज मस्ट बी एट लीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। ओके, पेमेंट ऑफ वेजेस अलाउड कॉइन्स, वही अपना कॉइन्स में देना है या इसमें, तो ये उतना मायने नहीं, कॉइन में देना है या फिर चेक में देना है, किसी में भी दे सकते हो। करेंसी नोट, चेक, बैंक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, जीपे करो, ठीक है, कुछ भी करो। वेज पेमेंट्स आ गए डेली, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, फाइन्स, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, एकोमोडेशन, मतलब अगर कोई कारण है तो डिडक्ट कर सकते हो। ओके, आई थिंक इट्स नॉट क्लियर यार, प्रॉब्लम। बोनस डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉइज अर्निंग बिलो स्पेसिफिक मंथली वेज, बिलो स्पेसिफिक मंथली वेज कितना है? टोटल 21,000 है, 21,000 आर एलिजिबल फॉर एनुअल बोनस। क्या लिखा है? एम्प्लॉय अर्निंग बिलो 21,000, अगर कोई एम्प्लॉय 21,000 से कम कमा रहा है तो उसको फॉर एनुअल बोनस, मतलब उसको, मतलब दिवाली पे हो गया या फिर दशहरा में हो गया, रामनवमी में हो गया, उसको एनुअल बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 21,000 से कम कमा रहा है तो। एम्प्लॉयर्स रिक्वायर टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्शन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज अ बोनस। ठीक है, बोनस सीलिंग 20% ऑफ एनुअल वेजेस। अब ऐसा नहीं कि मतलब अगर बोनस बोला तो 500 रुपये धरा दो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये दिया जेंडर इक्वालिटी इन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हमने बात किया। क्या बात किया हमने? आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना डीपीएसपी, प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम कर रहा है उतना पेमेंट दो। ये नहीं कि वो नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है, इसमें नहीं, भेदभाव नहीं करना है। अगर काम इक्वल किया तो इक्वल पेमेंट भी देना पड़ेगा। ओके, सो एडवाइजरी बोर्ड, नेक्स्ट की प्रोविजन, एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स टू एडवाइस मिनिमम वेज फिक्सेशन एंड वीमेन को जो वर्क का अपॉर्चुनिटी है वो भी। ठीक है, एम्प्लॉयर्स पेनलाइज्ड फॉर अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस, वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन। ठीक है, ये हमने बात किया। हमने किसका बात किया? कोड ऑन वेजेस एक्ट। तो वेजेस का हमने सिंपली तरीके से सब समझ लिया कि कितने में देना है, वेजेस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। वेजेस क्या होता है? देखिए, बेसिक पे वेजेस डिफाइन भी किया है, वेजेस इज इक्वल टू बेसिक पे अलाउंस। ठीक है, ये होता है, तो इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है। ओके, इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड सबसे अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, जितने भी कोड हैं जो 4 लेबर लॉज में, सबसे अच्छा यही माना है। क्यों? रिपील लॉ कौन सा है? ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, सोशल सिक्योरिटी एंड 6 अदर। ये देख सकते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ये सबको रिपील करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लाया गया। इसका काम क्या? एंश्योर हेल्थ केयर एक्सेस एंड इनकम सिक्योरिटी फॉर वर्कर, मतलब वही अपना प्रोविडेंट फंड वगैरह देना, पेंशन्स की बातें करना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो पेंशन्स उनको नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, काम किया, काम खत्म, घर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पेंशन्स वगैरह की, यहाँ पे बात की जा रही है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ओके, अब यहाँ की प्रोविजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स लाइक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। हमने लास्ट टाइम पेंशन्स की बातें की थी। ठीक है, पेंशन, तो मैंने एक वीडियो बनाया पेंशन के ऊपर, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके, सो बात करते हैं, हाँ, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, किसके प्रोविजन? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन
सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके प्रोविजंस क्या है, की प्रोविजंस क्या है? कवरेज ऑफ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर्स को कवरेज किया है। पहले गिग वर्कर्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं था कि क्या होता है गिग वर्कर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गिग वर्कर्स, ठीक है। अभी गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। गिग वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो जोमेटो, स्विगी इसमें काम करते हैं, ठीक है। जोमेटो, स्विगी या फ्लिपकार्ट में डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है, वो हो गए गिग वर्कर्स। अब इनको कुछ सेफ्टी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लॉ लाया, क्या लॉ लाया कि जो भी अमेजोन है या फिर स्विगी है और क्या क्या जोमेटो वगैरह है, ये अब पेंशन्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना, समथिंग अराउंड 1%, और इनको भी पीएफ मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोविजंस है। गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट को आपने देखिए, एक होता है पीएम श्रम जो है मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स है, ठीक है। अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट के बहुत है, पीएम श्रम योजना, और भी ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, बहुत से, अटल पेंशन योजना वगैरह है, ये सब बहुत से हैं। गवर्नमेंट के स्कीम्स की कमी नहीं है, स्कीम्स की कमी नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत सा स्कीम्स होता है, ओके। सो बेनिफिट इंक्लूड लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन क्या है? एम्प्लॉयर मस्ट रजिस्टर एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कोड, वर्कर्स एंगेज इन हैजार्डियस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिस वन, ESIC, ओके। Employee registration and contribution. Workers from organized and unorganized sector must register for EPFO benefit. वही अपना EPF, Employee Provident Fund, EPS, ADLI, ESI scheme funded by employer and employee contribution. Social Security Instrument, Central Board of Trustee, Employer State Insurance Corporation. तो ये इसी कुछ की प्रोविजंस है किसके? सोशल कोड और सिक्योरिटी का कोड ऑफ 2020 का कुछ की प्रोविजंस है, ठीक है। एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ, ये अगर आपको छोटा होगा तो इसको थोड़ा बड़ा, ठीक है। लेट मी चेक कि क्लियर है कि नहीं है। आई गेस इट्स क्लियर ना। तो ऑब्जेक्टिव, एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इनकम सिक्योरिटी। इनकम सिक्योरिटी वही अपना पेंशन्स वगैरह, ठीक है, पेंशन्स वगैरह की बात की, या अगर डिसेबल हो गए, कोई काम करते करते उसी एम्प्लॉयर के नीचे काम करते करते एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसको हेल्थ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी देता है वो कैसे दिया जाए उसकी बात की जाए। फॉर वर्कर्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। रिपील्ड, ये हमने बात कर लिया, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो हमने बात की, टोटल कितने यहाँ पे, ये रहा 6 है, 1 2 3 4 5 6, इनको रिपील करके ये लाया गया, ठीक है। सो की सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द कोड, ये लाने की बात की हमने ऑलरेडी, ये बात किया यहाँ पे है कि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात किया, कौन कौन सा, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट एम्प्लॉय, इसको लाने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो हम इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और पेन चेंज करके इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, इनको लाने की बात की जा रही है, ओके। सो ये हमने बात कर लिया। कवरेज एंड रजिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट मस्ट रजिस्टर, एस्टेब्लिशमेंट मस्ट अंडर द कोड अनलेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड अदर लेबर कोड। डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी हमने बात कर लिया, ये भी हमने बात कर लिया। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस हमने बात कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन, EPF स्कीम, ओके, ये सब हमने। हाँ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, फेलियर इन द पेमेंट ग्रेचुइटी पनिशेबल विथ अप टू 1 ईयर एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई गिग वर्कर है, कोई भी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर है, उनको अगर सही समय पे जो भी पेंशन है, ग्रेचुइटी है, ये सब पेमेंट नहीं दिया तो पनिशेबल है 1 साल के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के बारे में बात करेंगे। इसके क्या की प्रोविजंस है? देखिए बेसिकली ये हेल्थ पे फोकस कर रहा है, ठीक है, हेल्थ पे फोकस कर रहा है लोगों का, कि जो भी कंपनीज है वो लोगों के हेल्थ केयर पे ध्यान दे, ठीक है। एनुअली अपने वर्कर्स है उनका हेल्थ केयर चेकअप कराए, उनको हैजार्डियस वर्किंग कंडीशन में ना भेजे, जो भी वर्किंग कंडीशन होता है ना हैजार्डियस होता है वहाँ पे ना भेजा जाए, ठीक है। ये सब बातें की जा रही है। सो ये सारे एक्ट को इसमें सब्सिट्यूट किया, मतलब इन सबको रिपील कर दिया और ये एक लॉ लाया गया जिसमें ये सारे प्रोविजंस मेंशन है। ओके, सो बात करते हैं इसमें क्या क्या की प्रोविजंस है। ओके, क्लियर है? फिर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, आई होप इट इज क्लियर ना। सो ऑक्यूपेशन सेफ्टी का की प्रोविजंस क्या है? ऑब्जेक्टिव कंसोलिडेट 13 एग्जिस्टिंग लॉ, जितने भी लॉ थे पहले 13 प्लस मतलब टोटल 16 थे ना, 16 13 14 15 16 14 15 16 रेगुलेटिंग वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी कंडीशन इंक्लूड माइंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इन सबको इसमें सब्स्यूम किया। अब इसके प्रोविजंस कवरेज अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर वर्कर्स। अगर किसी भी मतलब किसी भी जॉब में या किसी भी 10 से ज़्यादा वर्कर है किसी भी कंपनी में, तो उनको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको इस लॉ के अंदर जितने भी इस कोड के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो। फर्स्ट एग्जेप्शन भी है इसका, इन केस पब्लिक इमरजेंसीज डिजास्टर पैंडेमिक वर्क प्लेस कैन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 1 ईयर। हाँ, जैसे कि कहीं पे अगर बाढ़ वगैरह आ गए तो वहाँ पे एग्जेम्पशन है इनको, कि बाढ़ की वजह से मेरा जो भी सब्जी का मंडी था या फिर ये बह गया तो मैं इनको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो उसको 1 साल का एक्सेप्शन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट न्यू फैक्ट्रीज टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर नया फैक्ट्री है उसको भी थोड़ा एग्जेम्पशन है ताकि वो सेटअप वगैरह तो कम से कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट मस्ट 60 डेज रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज। फैक्ट्रीज में रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो फैक्ट्री मतलब लाइसेंस तो होता है, बड़े फैक्ट्रीज का लाइसेंस तो होता ही है, उसमें 10 से क्या उसमें 100 से 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ओके, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंश्योर हैजार्ड फ्री वर्क प्लेस। ऐसा कोई भी वर्किंग कंडीशन ना दे जहाँ पे हैजार्डियस हो, जहाँ पे जान का खतरा हो। ओके, प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। देखिए मैंने इसका बात किया था, एनुअली हेल्थ चेकअप फॉर देयर एम्प्लॉइज। ओके, रिपोर्ट वर्क प्लेस एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ सीरियस इंजरीज टू अथॉरिटीज। स्पेशल ड्यूटीज अप्लाई टू फैक्ट्रीज माइंस डॉक्स एंड प्लांटेशंस। ओके, राइट्स ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन सेफ्टी कंप्लाई विथ हेल्थ स्टैंडर्ड रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन, ये सब कुछ है। वर्किंग आवर मैक्सिमम 8 वर्किंग आवर्स पर डे। ये तो पहले से जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाला जो है ना, फैक्ट्रीज एक्ट है और भी बहुत से एक्ट है जहाँ पे वर्कर्स का जो काम करने का समय है उसको कम किया गया है। अभी 8 आवर्स रखा गया है। पहले स्टार्टिंग में जब ये लॉ आया था, ठीक है, कौन सा, ये देखिए ये वाला फैक्ट्रीज एक्ट 1984, ठीक है, इससे पहले भी और लॉ थे, ठीक है, इससे पहले भी लॉ थे जो वर्कर्स को 12-12 घंटे काम करवाते थे। तो अभी इसमें क्या बोला गया है कि 8 आवर्स का मैक्सिमम वर्क रहेगा। ओवर टाइम वेजेस ट्वाइस द डेली रेट, जो हमने पहले बात किया वेज कोड में, वेज कोड 2019 में हमने ऑलरेडी ये बात किया, ठीक है, कि ट्वाइस द डेली। Women can work night shift 7 PM to 6 AM if safety provisions are met। ये भी हमने बात किया, ये मैंने बता दिया, ये पहले नहीं था, अभी लाया गया है। ये इसकी की प्रोविजंस है। वीकली ऑफ वर्कर्स कैनॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क मोर देन 6 days a week, ये भी प्रोविजन है। हालांकि बहुत से जो स्टेट है उन्होंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। बहुत से स्टेट है जहाँ पे वीमेंस को अभी भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट लीव पॉलिसी 1 day पेड लीव फॉर एवरी 20 day वर्क पर ईयर, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा।
वर्किंग कंडीशन वेलफेयर फैसिलिटी, स्टैंडर्ड टू बी सेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड बनाएगा उसके हिसाब से करना है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन का फैसिलिटीज लाइक कैंटीन्स, फर्स्ट एड बॉक्स, क्रेचेस टू बी प्रोवाइडेड वेयर मैंडेटेड। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटेड, compliance check. In case dangerous working condition, inspector can reduce the number of workers in specific area, halt operation if necessary. तो ये सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, और जो कि नेसेसरी प्रोविजंस। एडवाइजरी बोर्ड एंड सेफ्टी कमिटीज, सेंट्रल स्टेट ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है, ये हमने बात कर ली। तो बेसिकली ये वाला एक्ट वही बोलता है कि वर्कर्स को है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराना है वर्किंग कंडीशन पे। कहीं भी अगर वो काम करे तो वो सेफ महसूस करे कि हाँ यहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारे जान को खतरा नहीं है, ठीक है। ऐसे अब जैसे कोई जू हो गया, जू होता है, जू में खाना खिलाना होता है, तो किसी टाइगर को खाना खिलाना तो उसके लिए भी सेफ्टी प्रोविजंस रहते हैं ना, ऑफकोर्स रहते हैं सेफ्टी प्रोविजन। या फिर एलिगेटर को खाना खिलाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी सेफ्टी प्रोविजंस रहते हैं, ठीक है। और अगर उस सेफ्टी प्रोविजंस को ध्यान नहीं रखा गया तो एम्प्लॉयर को फिर खतरा महसूस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब इसी कोड में स्ट्राइक्स वगैरह की बात की जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है एम्प्लॉयर के लिए। अभी तक हमने किसका बात किया, एम्प्लॉयज़ का बात किया है कि नहीं, कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी। देखिए एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी ठीक है, लेबर्स की ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर्स को भी तो सेफ्टी चाहिए ना। क्या पता कल सारे जितने भी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर दें, है कि नहीं, कि हम काम नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयर का कंपनी कहाँ जाएगा, उसको तो कंपनी बंद करना पड़ेगा फिर। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी है, जैसे कि 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा, ये हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है वगैरह वगैरह हम बात करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिप्लेस कंसोलिडेट 3 की लेबर लॉस, स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्रियल, जो हमने बात किया ना, कितने सारे, ये तीनों, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 1946 को सब्स्यूम किया है इसने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में। अब इसके प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस ये है, मैंने पहले बोला अभी तक हमने क्या बात किया, वेजेस कोड 2019 वो बात किया, सोशल सिक्योरिटी का बात किया, हेल्थ का बात किया, यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट का बात किया कि एम्प्लॉयज़ सेफ महसूस करें। अभी हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, अदरवाइज कल ही अगर बोलेंगे कि लॉकआउट मतलब बंद करना है, स्ट्राइक, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, तो उसके लिए भी सेफ्टी है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन, देखिए यूनियन लीडर तो आपने पहले भी सुना होगा, है कि नहीं। यूनियन लीडर होता है एक कंपनी में, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे यूनियन लीडर होता है। तो यूनियन लीडर का पहचान के लिए भी, क्योंकि देखिए अलग अलग भाग में बदल सकते हैं कि अलग अलग जो भी इंडस्ट्री है, यहाँ का यूनियन लीडर है, यहाँ का ये अलग अलग, तो उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए भी प्रोविजंस है। क्या प्रोविजंस है, अब मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही कोई भी यूनियन लीडर, मतलब यूनियन फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड अप्लाई ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन, अ ट्रेड यूनियन मस्ट हैव 10% वर्कर और एटलीस्ट 100 वर्कर, जितने भी वर्कर है ना किसी भी कंपनी में 100 मेंबर तो चाहिए ना, अदरवाइज 50 लोग हैं उसी में ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, 20 लोग हैं उसी में ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, नहीं, कम से कम उस कंपनी में 100 लोग तो चाहिए ताकि उसमें यूनियन बना सके। विच एवर लोअर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब 100 बंदे तो चाहिए साथ में कि यूनियन लीडर हमें चाहिए वोट करने के लिए, कि जैसे कंपनी में 50 लोग हैं, 50 लोग नहीं 500 लोग हैं, उसमें से 10% मतलब 50 लोग, नहीं 10% नहीं, क्योंकि 100 चाहिए या फिर 100 से ज़्यादा चाहिए, तो चाहिए सुनिए 1200 लोग हैं किसी कंपनी में, 1200 लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें से 10% 120 लोग वोट करें कि हाँ हमें यूनियन लीडर चाहिए, तो जाके ये क्या होता है, If an establishment has only one trade union, it must recognize as a sole bargaining agent. बार्गेनिंग एजेंट मतलब वर्कर्स के राइट की बात की जाती है यहाँ पे, कि अगर टाइम पे उनको वेज नहीं मिला, जैसे दिवाली का समय आ गया, ठीक है, लेकिन वर्कर को वेजेस नहीं मिला, तो जो यूनियन लीडर है वो मुद्दा खड़ा कर सकता है कि क्यों नहीं मिला, प्रॉब्लम क्या है, कंपनी तो अच्छी खासी चल रही है, आप हमें वेजेस क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये कर सकते हैं।
If multiple trade union exist, the only with 51% supporter become sole negotiation. देखिए मल्टीपल यूनियन हो सकते हैं किसी कंपनी में, कोई बोलेगा कि नहीं हम इस यूनियन के साथ नहीं जाएंगे, हम इस यूनियन के साथ जाएंगे, तो जो जिसके पास मेजोरिटी रहेगा 51% रहेगा ना, जिसके पास 51% वही बार्गेनिंग एज मतलब मेन यूनियन लीडर बन सकता है, जो 51% ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ नो सिंगल ट्रेड यूनियन मीट्स देन 51 सपोर्ट थ्रेशोल्ड अ ट्रेड यूनियन काउंसिल वुड बी मीट फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में क्या आ सकता है? वही आ सकता है, क्या हो सकता है? स्ट्राइक आ सकता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, ट्रेड यूनियन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एज लिस्टेड, मतलब जो भी एम्प्लॉयर्स है या फिर वर्कर्स भी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें किसके बारे में? देखिए कि वर्कर जो स्ट्राइक वगैरह जो कर देना वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन उन्हें पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक करने के लिए कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हमें आपको नोटिस दे रहे हैं, हम 14 दिन बाद प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हमारी ये मांगे हैं। ठीक है, तो ये है पेनल्टीज, वायलेशन पनिशेबल विथ फाइन्स रेंजिंग 10,000 से 2 लाख। अगर यूनियन लीडर या फिर ये सब हो गया या फिर जो भी मालिक ही हो गया, ठीक है, अगर कोई प्रोविजंस का ये करता है, ठीक है, फॉलो नहीं करता है, उसको 2 लाख तक का फाइन भर सकते हैं। और अगर लेबर नहीं रहा तो उसको 10,000 का फाइन। अगर कोई लेबर है, लेबर 2 लाख नहीं दे सकता फाइन, उसको 10,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। अब सर्विस कंडीशन एंड रिट्रेचमेंट रूल, यहाँ पे आते हैं मेन जो ये है कि कंपनी बंद भी कर सकता है, लॉकआउट कर सकता है, ठीक है, वर्कर्स को निकाल सकता है। आप लोगों ने मूवी देखी हो, कौन सी? लाडला, जहाँ पे रहता है ना जो एम्प्लॉयज़ को इस कंपनी से इस कंपनी ट्रांसफ़र करते हैं, है कि नहीं? लाडला मूवी, लाडला की लोफर है, लाडला है ना, लाडला है शायद से, लाडला मूवी जो बोलता है बीवी को गोली मारने का ध्यान देता है श्रीदेवी को कि वो जो एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करने वाला जो फॉर्म है उसको मुझे दे वरना गोली मार दूंगा, बोलता है ना। तो उसी के तहत सर्विस कंडीशन एंड रिट्रेंचमेंट रूल। अब देखिए, employers cannot change service condition without notifying affected worker at least 21 days in advance। सर्विस कंडीशन जैसे लाडला मूवी में दिखाता है ना, इस कंपनी से इस कंपनी में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और कोई कुछ बोल नहीं सकता, साइन किया हुआ पहले। तो यहाँ पे ये है कि अगर उनका वर्किंग कंडीशन चेंज भी करना है तो 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 21 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट 50 और 300 वर्कर, 300 वर्कर वाला मैंने नहीं बताया ना। देखिए ये जो सारे कोड्स हैं, अगर 300 वर्कर्स हैं उसमें लागू होता है। ओके, जैसे कि कंपनी ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट मतलब परमानेंट बंद करना है, तो 300 से अगर कम एम्प्लॉयज़ हैं तो कभी भी कर सकता है कि भाई मेरा कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में चल रहा है, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, पहले 100 थे, अभी 300 बढ़ा के कर दिया सरकार ने कि अगर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो सरकार को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि सरकार, गवर्नमेंट, हमारी कंपनी लॉस में चल रही, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, जितने भी वर्कर हैं मैं उनको उनका पेमेंट दे देता हूँ, उनको घर भेज देता हूँ, अपनी कंपनी को ताला लगा देता हूँ। ये है, अभी 300 वर्कर है तब गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। 300 से कम है, 299 भी है, तो सबको बोले काम करो, तुम लोग घर जाओ, मेरा कंपनी बंद होने वाला, तुम्हारा जो पगार है मैं 1 साल बाद दूंगा या फिर अभी देता हूँ लेकिन आधा दूंगा, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर अपना दादागिरी कर सकता है, ठीक है, कभी भी किसी को भी निकाल सकता है। यही तो कंसर्न है, ये छोटा सा कंसर्न है यहाँ पे कि 299 वर्कर हैं तो किसी को भी निकाल सकता है कभी भी कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, निकलो, ठीक है। लेकिन 300 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे सरकार करने का कि देखिए हमारे वर्कर्स कुछ काम नहीं कर रहे, मैं इसको निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर निकाल भी दिया है तो रीज़न देना पड़ेगा गवर्नमेंट को क्योंकि ये दिक्कत है। मतलब गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल होता है, आर्टिकल 323B के तहत लेबर ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बोला जाता है कि मेरे पास ये रीज़न है जिस वजह से मैंने उनको निकाल दिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं मस्ट पे कि अगर किसी को निकालना है, ठीक है, मस्ट पे 50% बेसिक वेज DNS अलाउंस टू लेड ऑफ वर्कर।
वर्कर को निकालना है ना, लेड ऑफ वर्कर करना है ना, तो 50% सैलरी, अगर सैलरी 10,000 है तो कम से कम 5,00,000 और डीएनएस अलाउंस 2,000 के आसपास दे के कंपनी उसको निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट प्रोवाइड 1 मंथ नोटिस और वेजेस फॉर द नोटिस पीरियड बिफोर रिट्रेंचमेंट। अगर कंपनी परमानेंटली बंद कर रहा हूँ तो 1 मंथ का नोटिस दूंगा मैं, ठीक है। हमने बात कर लिया 300 वर्कर्स की बात कर ली कि अगर 300 से ज़्यादा वर्कर हैं या कम वर्कर है तो उसमें क्या प्रोविजंस है, ये हमने बात किया। एस्टैब्लिशमेंट विद 300 वर्कर रिक्वायर्ड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, जस्ट हमने अभी बात किया। अगर कंपनी बंद करना है या किसी को निकालना है, सारे वर्कर्स को निकालना है टेम्प्रेरी के लिए, कि मेरा कंपनी अभी ये चल रहा है, आप 300 वर्कर हो, मैं आपको टेम्प्रेरी के लिए निकाल रहा हूँ, कोई काम नहीं है, तो अगर 300 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है। द गवर्नमेंट में नोटिफाई दिस थ्रेशोल्ड वाया नोटिफिकेशन, कि आप निकाल सकते हो, ओके। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अभी इसी का रिजोल्यूशन बात करेंगे। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, एम्प्लॉयर वर्कर में वॉलंटरीली रेफर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन थ्रू रिटर्न एग्रीमेंट, ओके। कंसिलिएशन, मतलब फिर गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा अपना हस्तक्षेप करता है, वो क्या करता है, अपॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मीडिएट रिसॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एमिकेबली। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जो हमने अभी बात किया, ट्राइब्यूनल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 323B, ठीक है, ये आता है। कंपोज 2 मेंबर, 1 जुडिशियल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैटर्स नेशनल इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी क्या 4 लेबर कोड्स की बात की है, ठीक है। जो भी उसका डिटेल था हमने उसका डिटेल लिया। क्या क्या डिटेल था उसमें, वेजेस, जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है वहाँ पे हमने बात किया कि वेजेस को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है ना। वेजेस को अलग अलग चीज़ में, तो जैसे अगर 10 से कम बंदे हों तो उसको 7 दिन में वेजेस देना ही पड़ेगा, ठीक है। छोटे वर्कर तो 7 डेज के अंदर वेज देना ही पड़ेगा या फिर डेली वेज दे दो। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो मिनिमम 10 डेज, फिर 11वें दिन में उनको वेजेस देना ही है। वेजेस को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया क्या कि वो अपना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले में, वहाँ पे विमेंस को भी अब सेफ्टी के साथ नाइट ड्यूटी करने का ये दे दिया है कि आप नाइट ड्यूटी कर सकते हो, ठीक है। और भी उसमें कुछ प्रावधान है, जैसे एनुअली जितने भी वर्कर्स हैं एनुअली उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है, ये हमने बात किया। हमने सिक्योरिटीज़ की बात किया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, वहाँ पे गिग वर्कर्स को रिकग्नाइज किया गया है कि नहीं, वहाँ पे गिग वर्कर्स को रिकग्नाइज किया गया है। और वहाँ पे अलग अलग तीन ऐसे ये बनेंगे। एक बार चेक कर लेते क्या था वो, क्या बनेंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम, ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा स्कीम, ठीक है, ताकि सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स मिल सके। ये बात किया हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात किया कि वहाँ पे कैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, रिट्रेंचमेंट, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस है हमने वो बात किया, ठीक है। तो ये 4 लेबर कोड्स यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आगे और भी जितने लेबर कोड्स हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।